फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो G20 समिट के दौरान जो IMEC है यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया गया। अब इसमें जो MOU साइन किया गया है वो इन कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया है: इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो इनके द्वारा ये MOU पर साइन किया गया है। अगर मैं बात करूं कि IMEC है क्या, तो IMEC सिंपली एक ट्रेड रूट है जो दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहा है, यूरोपियन लैंडमास को, यूरोप को एंड एशिया को। तो इन दो कॉन्टिनेंट को जो IMEC है वो कनेक्ट कर रहा है। IMEC बताया जा रहा है कि 6000 किलोमीटर ये लंबा होगा और इसमें जो 3500 किलोमीटर है वो ओशियन रूट होगा। और ये जो रूट है वो कंसिस्ट करेंगे पोर्ट्स, यानी कि इसके थ्रू इन्हें कनेक्ट किया जाएगा, पोर्ट्स के थ्रू, रेल ट्रैक्स के थ्रू और रोड्स के थ्रू इन्हें कनेक्ट किया जाएगा। और इस तरीके से जो इंडिया से कार्गो शिफ्ट होने वाला है वो जाएगा यूरोपियन लैंडमास तक। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें दो कॉरिडोर होने वाले हैं। पहला कॉरिडोर होगा ईस्ट कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ से। ओके, सेकंड कॉरिडोर होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा अरेबियन गल्फ को यूरोप से, अरेबियन गल्फ टू यूरोप। अब देखते हैं कि इसकी कंट्री किस तरीके से कंट्री कनेक्ट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया से कार्गो जाएगा, मान लीजिए ये मुंबई पोर्ट है इंडिया का, यहाँ से कार्गो जाएगा अरेबियन सी से होता हुआ अरेबियन गल्फ में, UAE के थ्रू, फिर सऊदी अरेबिया के डेजर्ट से होता हुआ जॉर्डन, एंड जॉर्डन से इजराइल, इजराइल से होता हुआ मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से होता हुआ फ्रांस। इस तरीके से ये जो ट्रेड कॉरिडोर है वो काम करने वाला है। अब मैं बात करूं कि इंडिया के लिए बेनिफिट्स क्या क्या है इस ट्रेड कॉरिडोर को लेकर, तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट की मैं बात करूं तो इसे बताया जा रहा है कि ये चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका अल्टरनेटिव है। मतलब चाइना के डोमिनेंस को ये कम कर देगा रीजन। प्लस सेकेंड एडवांटेज ये है कि अभी इंडिया यूरोप को कनेक्ट करता है सुएज कैनाल के थ्रू, तो वहां पर क्या है, ट्रैफिक है, वहां से कार्गो आता है जाता है, वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सुएज कैनाल आपको पता होगा, इसे जो इजिप्ट की अथॉरिटी है ये इसे रेगुलेट करती है। और सुएज कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से, एंड देन रेड सी कनेक्ट करता है अरेबियन सी से, अरेबियन सी से इंडियन ओशन। तो इस तरीके से कनेक्शन चलता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो जब IMEC एग्जिस्टेंस में आ जाएगा तो ये जो ट्रैफिक है ये भी रिड्यूस हो जाएगा और इंडिया के कार्गो को क्या है, समय कम लगेगा यूरोपियन लैंडमास तक पहुंचने के लिए। अभी इंडिया के कार्गो को लगभग 1 से 2 महीने लग जाते हैं यूरोपियन लैंडमास तक पहुंचने के लिए। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं कि जब सुएज कैनाल के क्राइसिस आए थे, यानी कि क्राइसिस नहीं, ब्लॉकेज बोल लो, 2021 में, ऑन मार्च 2021 में क्या हुआ था, एक एवर गिवन नाम का जो कंटेनर है वो इस कैनाल में फंस गया था। ये सुएज कैनाल है, ये वो कंटेनर है जो इसमें फंस गया है। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, 369 लगभग शिप्स इसके पीछे खड़ी रही और वो वेट करती रही कि ये कब हटेगा कब हटेगा। एंड ऑलमोस्ट $9.6 बिलियन का जो ट्रेड है वो रुक गया था उस टाइम के लिए। और इसमें कुछ इंडिया की शिप्स भी थी जो वेट कर रही थी कि कब हटेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था उनके लिए कि वो जो ये, जैसे ये अफ्रीका है तो यहाँ से ये वापस होते हुए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होती हुई इस तरीके से जो केप रूट है उसे फॉलो करे और फिर अरेबियन सी में आए। तो जो अल्टरनेटिव था वो बहुत मुश्किल था, उसे वो फॉलो नहीं कर सकती थी। तो उसके चलते इन्हें यहाँ पर 6 दिन के लिए वेट ही करना पड़ा था कि कब ये कंटेनर को रिमूव किया जाएगा और कब ये सुएज कैनाल को पास करेंगी एंड देन जो कार्गो है इंडिया तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से इस ट्रैफिक को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए एडवांटेजमेंट है इस IMEC कॉरिडोर का। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि अलॉन्ग विद द रेलवे रूट, यानी कि जो रेलवे रूट बनाए जाएंगे उनके साथ साथ पार्टिसिपेंट जितनी भी कंट्रीज है वो ये भी चाह रही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी केबल और डिजिटल केबल यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बिछाएं, एज वेल एज अ पाइप फॉर क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट। मतलब ये सारी एडवांस डेवलपमेंट भी इस कॉरिडोर में होने वाली है। तो बात करूं अगर मैं प्रीवियस अटेम्प्ट्स की,
जो IMEC इंडिया ने अभी लॉन्च किया है, ये कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है जिसमें इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि हम जो यूरोपियन लैंड मास है या यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसे हम एक्सेस कर सके। इससे पहले भी अटेम्प्ट किए गए हैं इंडिया के द्वारा, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें कंट्री इन्वॉल्व थी इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो इंडिया का प्लान ये था कि यहाँ से, ये मुंबई पोर्ट है, यहाँ से हम चाबहार पोर्ट को एक्सेस करेंगे, ईरान, फिर ईरान से होते हुए अजरबैजान, अजरबैजान से होते हुए रशिया, तो लगभग एंड देन फिर यूरोपियन लैंडमास। तो बताया जाता है कि लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर प्लान किया गया था। बट एक्चुअली अभी अगर देखें तो यहाँ पर हमें जियोपॉलिटिकल नोट्स देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि जो ईरान है, जो यूएसए के सैंक्शन फेस कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए। बहुत लॉन्ग डिस्कशन के बाद भी 4 बार पोर्ट की एक्सेस इंडिया को मिली नहीं अभी तक। फिर उसके बाद रशिया की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जो अभी तक पता नहीं है कि कब खत्म होगा। तो ऑलमोस्ट जो ये INSTC प्रोजेक्ट है या कॉरिडोर है, ये बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, पॉज हो गया है, और इसके डेवलपमेंट की बात तो करना बेकार है, क्योंकि पता ही नहीं है अभी कब रिवाइव किया जाएगा। यूरोप का रशिया से कोई ट्रेड चल नहीं रहा है, अभी रशिया भी सैंक्शन फेस कर रहा है, ईरान भी सैंक्शन फेस कर रहा है। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस के बारे में। तो इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या है? जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, इंडिया के द्वारा प्रीवियस अटेम्प्ट्स भी लिए गए हैं, इंडिया के द्वारा प्रीवियस अटेम्प्ट्स भी किए गए हैं, लेकिन वो क्या कर गए हैं, फेल ही कर गए हैं ऑलमोस्ट। तो जल्दी जल्द इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जल्दी, क्योंकि यूएसए जो है ना, वो इसका की स्पॉन्सर है। अब यूएसए की स्पॉन्सर क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो यूएसए को तो कोई ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं रहा है, यानी कि कोई कार्गो ना तो यूएसए से आ रहा है ना जा रहा है इस कॉरिडोर के अंदर, और उसकी पोजीशन भी बहुत दूर है वर्ल्ड मैप में देखी जाए तो। लेकिन यूएसए इसे इसलिए स्पॉन्सर कर रहा है कि, जैसा मैंने बताया, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अल्टरनेटिव है, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। प्लस जो इंडिया की डिपेंडेंसी है, ये रशिया और ईरान पर कम हो जाएगी इस इनिशिएटिव के चलते, IMEC के चलते। जैसा मैंने बताया, अभी जो INSTC था, वो रशिया और ईरान के जियोपॉलिटिकल नोट्स की वजह से ठप पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इन दोनों की पॉलिसी, ये दो जो मेजर की डेवलपमेंट है इस इनिशिएटिव की, तो इसीलिए यूएसए इसे स्पॉन्सर कर रहा है। दूसरा चैलेंजेस ये है, जो अरब कंट्रीज हैं, वो इसराइल की एग्जिस्टेंस को मानती नहीं है। ओके, और जो अपना कार्गो है वो वहीं से आना है और वहीं से जाना है, ठीक है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसराइल की एग्जिस्टेंस कुछ अरब कंट्री मानने लग गई है, इंक्लूडिंग UAE, थर्ड अरब कंट्री है जो इसराइल की एग्जिस्टेंस को मानती है, और इन्होंने नॉर्मलाइजेशन पैक्ट कर लिया। लेकिन सऊदी अरबिया की अगर मैं बात करूं, इनके बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, और यूएसए इन दोनों को एक नॉर्मलाइजेशन साइन करने के लिए बोल रहा है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सामान जो है सऊदी अरब से होकर जॉर्डन जाएगा सबसे पहले, एंड जॉर्डन से जाएगा इसराइल। तो इसीलिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़े बहुत हमें जियोपॉलिटिकल इशू देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, और ओवरऑल ये पूरा जो प्रोग्राम है, जो भी कॉरिडोर है, ट्रेड है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है। लाइक जो रशिया, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ईरान सेक्शन फेस कर रहा था, ओके, INSTC में। प्लस अगर हम पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान इंडो पाक जो इशू चल रहा है, तो उसके दौरान पाकिस्तान तो बिल्कुल जो पाकिस्तान के बियॉन्ड जितना भी लैंड मास उसे एक्सेस करने की अनुमति देता ही नहीं है पाकिस्तान से होकर। तो ओवरऑल IMEC गुड ही रहेगा इंडिया के लिए हर एक डायमेंशन में। तो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। थैंक यू।